बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक खबर होगी लंदन से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को अंदाज़ा हो गया है कि उनका मुस्तकबिल तारीख हो सकता है और इसलिए वो लंदन में मुकीम है और 8 तारीख तक यानी कि कल रात तक वो लंदन में ही मुकीम थे। वो पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे और उसकी वजह क्या है? क्या कोई ख़तरा महसूस हो रहा है? यकीनन उनको ख़तरा है और उनको बड़ी कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तान पहुँचें, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म सादर करती है। और इस बात का इम्कान मौजूद है कि आज या फिर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो फैसला सादर करें और उन्होंने तहरीरी हुक्म लिखना शुरू कर दिया है। आज मुकम्मल हो या कल, इन 2 दिनों के अंदर अंदर 14 मई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना हुक्म, अपना फैसला, हतमी फैसला सुना देगी और उसमें होना क्या है ये भी आपसे कुछ शेयर करेंगे क्या हो सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ख़तरा मौजूद है और वो अपने उमूर ममलकत यानी कि पाकिस्तान के उमूर ममलकत वो चला रहे हैं लंदन में बैठ के। आए तो थे वो ताजपोशी में की तकरीबात में शरीक होने के लिए, किंग चार्ल्स, वो तो ताज भी पहन लिया, उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी यहीं पे मौजूद हैं और नवाज शरीफ साहब को राजी वाजी करने की कोशिश की जा रही है। इनके दरमियान पैगामात की नौयत भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे 29 नवंबर से पहले 2 हफ्ते पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, वो लंदन में पहुँच गए थे और कोशिश कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को राज़ी कर लें कि एक अदद एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे। अब इसकी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आगे जाके मज़ीद चीज़ें इसके शेयर करूँगा, क्योंकि मामलात ऐसे ही हैं। फैसला लिखना शुरू कर दिया गया है, डिक्टेशन दी जा रही है और देखते हैं कि क्या होता है। आपसे एक और ख़बर भी, लेकिन वो उससे हट के ज़रा एक अच्छी खबर है। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, आपको मालूम है कि एक तवील अरसे से अमेरिका की कैद में है और इंसाफ की तलाश में है। सो पाकिस्तान उनको वापस लाना है, कैसे लाना है, वो एक फार्मूला तो अमेरिका ने दिया था कि शकील अफरीदी दे दें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ले लें, लेकिन शकील अफरीदी साहब को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो एक चलती फिरती एक मामला है, क्योंकि वो एबटाबाद ऑपरेशन के और OBL के, ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बहुत ही वो अहम किरदार हैं। इसलिए ये एक ऑफ़र की गई थी, एक पेशकश की गई थी, एक तजवीज़ आई थी कि शकील अफरीदी हमें दे दें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमसे ले लें। तो बहरहाल उस पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने से चला रहा है, जब वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक मरहूम थे उस वक्त से ये तजवीज़ चली आ रही है। लेकिन इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ही बेहतर, अच्छी डेवलपमेंट है कि इजाज़त मिल गई है। फौजिया सिद्दीकी जो बहन है उनको अमेरिका का वीज़ा मिल गया है और तवील अरसे के बाद अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनके वकील के हमरा फौजिया सिद्दीकी जो हैं वो मुलाकात करेंगी और ये एक तवील, जब से वो गिरफ़्तार हैं उस वक्त से ये उनकी मुलाकात होगी। ये मुलाकात 29 से 31 मई तक अमरीकी जेल में होगी। जस्टिस सरदार तारक मसूद ने इस मुकदमे की समाअत की थी और ये हुक्म सादर किया था। बहरहाल ये एक अच्छी इत्तला थी। अब आते हैं ज़रा डिटेल्स के साथ ही दीगर खबरें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो मौजूद हैं, पाकिस्तान से आए हुए वो लंदन में मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है। यकीनन वो लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, जो भी होगा, लेकिन वो भरपूर होगा। तकरीबन 100 से ज़ायद पॉइंट्स रखे गए हैं जहाँ से बैक वक्त जलूस बरामद होंगे 14 तारीख को, 14 मई को, जिस दिन इलेक्शन होना था। इलेक्शन नहीं हो रहे। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। ये सेंचुरी मुकम्मल करनी है, जल्द से जुलूसों की एक ही दिन में सेंचुरी मुकम्मल करने की इत्तला है। अब होगा क्या? इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश रात भी की गई, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि धड़का लगा हुआ है। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़क चड़क तो लगा दी है कि हम गिरफ्तार करेंगे, उठाएंगे, लेकिन अंदर खाने जो है वो काफ़ी परेशानी नुमाया है। उसकी रीज़न है कि ये आखिरी कार्ड, वो कहते हैं जी इसके बाद क्या करेंगे, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे। और क्योंकि उनको गिरफ्तार करेंगे कोई जवाब तो है नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनके मामला चल रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट भी रिलीफ दे चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रिलीफ दे चुकी है। अब उनको पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे और नज़रबंद किस कानून की बुनियाद पर करेंगे। और वो इस वक्त चूँकि जुडिशरी के हक़ में
اور آئین کی بالادستی کے لیے انہوں نے ایک تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اگر ان کو گرفتار کریں گے تو اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ فوراً ان کو ریلیف دے دے گی۔ اس لیے گو مگو کی کیفیت ہے۔ مریم صاحبہ خاموش ہیں کافی دنوں سے، اور نہ ہی وہ جلسہ کر رہی ہیں، نہ ہی وہ جلوس کر رہی ہیں، نہ ہی وہ ٹویٹر پہ کوئی بہت بڑا بیان دے رہی ہیں۔ ان کی خاموشی کی بھی کوئی وجہ موجود ہے، تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ در پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بہرحال آج ایک اور معاملہ بھی ہے جی، وہ ہے مرحوم شہید ارشد شریف، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ آج ان کا بھی مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کے سامنے آئے گا، اور پچھلی جو مقدمے میں حکم دیا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رپورٹ سبمٹ کروا دی ایس ٹی آئی ٹی نے، اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے، لیکن وہ اس میں کیا لکھا ہے وہ آج معلوم ہوگا۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے جی، کہ شہید ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ ناحق قتل، اور اس میں بہت سارے تانے بانے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس طرف نہیں جایا جا رہا، اور اس طرف جانے کے بجائے ایک جنرل انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور معاملات آگے نہیں بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں کیا رائے دے گی، کیونکہ لڑائی شروع ہوئی تھی 2-3 معاملات سے۔ ایک تو شہید ارشد شریف کے معاملے میں، چونکہ الزام ہے مختلف لوگوں پہ ہے، پولیٹیکل بھی نان پولیٹیکل دونوں پہ الزام ہے، تو شہید ارشد شریف کا معاملہ جو ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب وہ زیر عتاب آئے تھے 2-3 معاملات میں، تو ان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بذات خود، تو معاملہ یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کا مقدمہ بھی یہی بینچ سن رہا ہے۔ 5 ممبرز ہیں، جن میں سے 3 ممبرز یہی ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، جسٹس منتخیل ہیں، اور ایک آنریبل جج ہیں۔ یہ 5 لوگ اس مقدمے کو، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اور یہ مقدمہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آج بڑی امپورٹنٹ اہم ہوگی جی، یہیں سے لڑائی شروع ہوئی تھی، اور پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور دیگر بہت سارے ججز کے خلاف فائل کر دی گئی تھی، کمپلینٹس داخل کر دی گئی تھیں، اور بہت سارے معاملات۔ تو جسٹس نقوی صاحب کے بارے میں کل جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک ڈرامہ لگایا گیا، میں تو اس کو ڈرامہ ہی کہوں گا، کیونکہ پی ایس سی کے جو چیئرمین ہیڈ کر رہے ہیں ان کی اپنی اخلاقی حیثیت کوئی نہیں ہے، اور وہ چونکہ فلور کراس کیا ہوا ہے، لوٹا کریسی اور منحرف ارکان، لوٹا کہہ لیں، منحرف رکن کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان کے جو چیئرمین ہیں، تو وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سٹنگ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کے معاملے کی تحقیقات کرنا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس بقول سینیٹر رضا ربانی صاحب کہ ان کے پاس ایک کلرک کو بھی اس طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مطلب ہرگز نہیں ہے جو کہ لے رہے ہیں ان کے چیئرمین، لے رہے ہیں اس سے کام، اور یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ میں خبر اس لیے آپ کو ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت ضروری ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ ججز کو دھمکایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور جو چیزیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مقدمے میں جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا، تو اس وقت جن چیزوں کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور میڈیا میں بھی ایک کمپین لانچ کی گئی، اور جسٹس قاضی فائز صاحب کے حق میں کھڑے ہو گئے وکلا بھی، اور میڈیا بھی، اور مسلم لیگ نواز بھی، اور پیپلز پارٹی بھی، سارے کے سارے ان کے حق میں آ گئے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جسٹس قاضی فائز صاحب کو عمران خان صاحب ہٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب کا دور دور سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ وہ فروغ نسیم صاحب لے کے آئے تھے، باجوہ صاحب ان کی خواہش تھی، باجوہ صاحب کی خواہش کی تعمیل میں یہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا، اور ڈاکومنٹس بھی لگائے گئے تھے، وہ سب کے سب، اور جو ان کے ساتھ ڈاکومنٹس لگائے گئے تھے وہ کافی ویلڈ تھے، اور اگر یہ ٹیکنیکلٹیز میں نہ جایا جاتا تو وہ ریفرنس بڑا فٹ تھا، بڑی تیاری کے ساتھ وہ فائل کیا گیا تھا، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل سے ہوتا ہوا وہ آ گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ بہت ہی ڈیوائیڈڈ قسم کی ججمنٹ آئی تھی، لیکن جو ججمنٹ تھی وہ ریفرنس بند کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ایف بی آر نے تحقیقات کی ہیں نا اس سارے معاملے میں، تو وہ تحقیقات بھی کہیں استعمال نہیں ہوں گی، وہ ایسے ہوگا، ایسے سمجھا جائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لہٰذا جو ایف بی آر کی تحقیقات ہیں ان کو بھی سیٹ اسائڈ کر کے بلکہ ردی کی ٹوکری میں اپنے ہاتھ سے ڈال دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ ظاہر ہے پولیٹیکل ایجنڈا، جسٹس نقوی صاحب
जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब वो जज हैं जिन्होंने बैन किया था अल्ताफ़ हुसैन को और उनकी तकरीर पे पाबंदी आयद कर दी थी। बहुत बड़ा प्रेशर था उस वक्त उन पे, लेकिन उन्होंने नहीं माना था और बैन कर दिया था और आज तक बैन है। और भी बहुत सारे मुकदमात हैं, धड़ल्ले वाले हैं, और उन्होंने तो अपने असासे ज़ाहिर किए हुए हैं और उनके ज़ाहिर किए हुए असासों पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है, लेकिन उसमें इनको कामयाबी नहीं होगी। उसकी रीज़न है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 29 में से सिर्फ 16 मेंबर्स तशरीफ़ लाए थे और 16 में से भी एक मेंबर ने मुखालफत की, जस्टिस सेनेटर मोहसन अजीज़ ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने मुखालफत की। और तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो नामवर लोग थे, नामवर रुकन, वो आए ही नहीं और उनमें 13 अरकान जो है वो गैर हाजिर रहे और नूर आलम खान साहब की सदारत थी। 29 में से सिर्फ 16 मेंबरान की शिरकत हुई और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब नहीं आए, सेनेटर सलीम मानवी वाला नहीं आए और अहमद खान साहब नहीं आए। इन समेत 13 जो अहम अरकान थे वो नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए कि वो इसको गैर कानूनी समझते थे। सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने भी इस बारे में अपनी बात कर दी और उन्होंने भी इसको गैर आइनी कहा। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की डोमेन नहीं है कि वो लोगों के असासों की छानबीन करें, इसके लिए अलग फोरम मौजूद हैं। लेकिन बुनियादी मकसद क्या था इस सारे सूरत हाल का? जस्टिस नकवी साहब को, जिन्होंने अपने खुद असासे ज़ाहिर किए, खुद डिक्लेयर किए, उन्होंने मीडिया को भी तकसीम किए, लेकिन इसके बावजूद उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। और मीडिया ट्रायल इसलिए किया जा रहा है कि नंबर्स गेम का मसला है। वो कहते हैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब को भी बाहर किया जाए और जस्टिस नकवी साहब को भी बाहर किया जाए, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को भी बाहर किया जाए, ताकि इन सारे ऑनरेबल जजेस को फारिग करके हम अपनी पसंद के जो जजेस हैं वो इसमें इंडक्ट कर सकें। और ये इस वक्त सारी की सारी बहस चल रही है, लेकिन इसमें कामयाबी के इम्कान कम हैं। उसकी वजह है कि जो असूल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ज़माने में था और जिस असूल की बुनियाद पर उनके केसेस बंद किए गए, तो अब जस्टिस नकवी साहब के बारे में क्यों इस तरह से किया जा रहा है? पोलिटिकली मोटिवेटेड सारे मामला हैं, इसके पीछे हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ। मसला ये है। अब आते हैं जी शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज या कल फैसला दे देना और उस फैसले का अंदाज़ा है क्योंकि हुकूम अदूली हो चुकी। 14 मई का इलेक्शन था। फाइनेंस वजारत ख़जाना को इजाज़त दी गई, कहा गया था कि आप जनाब जारी करें फंड्स, लेकिन उन्होंने फंड्स जारी नहीं किए, पिंग पोंग खेलते रहे। और अब बारी आ गई है, अब देखना है कि सेक्रेटरी ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और उसके बाद वज़ीर ख़जाना, यहाँ से सिलसिला शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्ट यहाँ से करना है और इसीलिए इमरान खान साहब ने तैयारियाँ अपनी की हुई हैं कि ताकि फुल सपोर्ट हासिल की जाए, अवामी सपोर्ट, और अपने वोटर को मोबिलाइज किया जाए। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ नज़रें लगी हुई हैं और देखते हैं क्या होता है। सूरत हाल बड़ी क्लियर है। शहबाज शरीफ साहब इसलिए कि अभी तक चीज़ें मैनेज नहीं हुई, अगर मैनेज हुई होती तो शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते, अभी तक तो नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है, आज पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। सूरत हाल बड़ी ही क्रिटिकल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।